हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हम लेकर आए हैं साइंस का सेट नंबर 21 जो कि आपके रेलवे के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि आपका एलपी टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप डी हो गया, जेई हो गया या आरपीएफ कांस्टेबल हो गया, सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ से टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जुड़ के आप वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे आपका एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, तो यदि आप जीके की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे चैनल से जुड़ के वहाँ से आप जाएँ, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य का मान आपको बताना है। देखिए, हमने इस प्रश्न को इसलिए लिया है कि इसमें कुछ आपको सोचना है, कुछ दिमाग लगाना है, इसलिए हमने इस प्रश्न को लिया है। ठीक है, नहीं तो यह प्रश्न क्या है आपका आसान है। देखिए, कार्य क्या होता है, डब्ल्यू बराबर mgh, कि आप किसी ऊंचाई पर जा रहे हैं तो आपका डब्ल्यू हो जाता है डब्ल्यू बराबर mgh। तो यहाँ पे अब हमें जी को सोचना है कि प्लस लेना है कि माइनस लेना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाते हैं, यानी कि हम पृथ्वी से ऊपर उठाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जी के यानी कि गुरुत्व त्वरण के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। तो वहाँ पे हम जी का मान क्या करेंगे, ऋणात्मक लेंगे। तो यम बराबर हमारा हो गया 5 किलोग्राम, जी बराबर हो जाएगा हमारा माइनस में 10, क्योंकि 10 दिया है, और उसके बाद एच हमारा हो जाएगा 4 मीटर। तो 4 5 20, यानी कि आपका 200 जूल आएगा, वो भी माइनस में। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा। तो देखिए, यहाँ पे 220 जूल है और माइनस 220 जूल है। तो इसलिए हमने इस प्रश्न को लिया कि आपको समझ में आए कि कहाँ माइनस लेना है, कहाँ प्लस लेना है, तो आपको पता चल जाए। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, रीढ़ को डैश भी कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है फीमर, और बी है आपका वृक्ष, सी है मेरुदंड, और डी है रिब्स। तो याद रखिएगा, रीढ़ को हम मेरुदंड भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर जाएगा। फीमर जो है कि आपके शरीर की सबसे लंबी हड्डी है जो कि जांघ में पाई जाती है, उसे भी याद रखिएगा। रिब्स यानी कि पसलियाँ होती हैं। तो रिब्स की संख्या लगभग आपकी 24 होती है, इसे भी याद रख लीजिएगा। अब हम मेरुदंड को देख लेते हैं। देखिए, जो आप फिगर में ये वाला भाग देख रहे हैं, ये वाला, ये क्या है, आपका मेरुदंड है। यह भी कई भागों में बटा होता है, जैसे कि आपका सर्वाइकल हो गया जिसमें 4 हड्डियां होती हैं, थोरेसिक हो गया जिसमें आप 12 हड्डियां होती हैं, यह वाला भाग लंबर हो गया, इसमें 5 हड्डियां होती हैं, ये वाला भाग जो हरा वाला देख रहे हैं ये आपका सेक्रम हो गया, इसमें भी 5 हड्डियां होती हैं, और कोकिक्स होता है जो नीचे वाली हड्डी है, इसे कोकिक्स कहते हैं, इसमें भी 4 हड्डियां होती हैं। इसे याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वाइकल में कितनी हड्डियां होती हैं, थोरेसिक में कितनी होती हैं, लंबर में, आपका सेक्रम में कितनी होती हैं। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन सबको याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है। ऑप्शन आपके सामने है 9, बी है 2, सी है 12, और डी है 7। तो नींबू के रस का पीएच मान आपका 2 होता है, इसे याद रखिएगा। अब हम अन्य पदार्थों का भी पीएच मान देख लेते हैं। देखिए, हम फिगर में आपको बता रहे हैं। देखिए, जो 7 होता है पीएच, जिसका पीएच कितना होगा, 7 होगा, वो क्या होगा, वो उदासीन होगा। ये उदासीन का मतलब ना अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा, जैसे आपका जल हो गया। अब जैसे पीएच मान कम होगा, धीरे धीरे अम्लीय होता चला जाएगा। यानी कि ये देख रहे हैं मिल्क है, मिल्क का पीएच कितना होता है, 6 होता है। उसके बाद ये देख रहे हैं काफ़ी है, काफ़ी का पीएच 5 होता है। ये आपका वाइन है, वाइन का पीएच 4 होता है। ये आपका विनेगर है, विनेगर का पीएच आपका होता है 3। ये आपका लेमन है, इसका 2 होता है। ये आपका स्टोमक में जो आपका HCl होता है उसका pH 1 होता है, और HCl जो होता है इसे 0 होता है। अब हम 7 से ज़्यादा जाएंगे तो क्षारीय हो जाएगा, जैसे 7 से थोड़ा भी ज़्यादा जाएंगे तो आपका ब्लड का हो गया, ब्लड क्षारीय होता है। उसके बाद बेकिंग सोडा हो गया, इसका pH 9 के लगभग होता है, यह भी क्षारीय होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसका pH 10 होता है। जब भी यदि आपके पेट में अम्ल हो जाता है, यानी कि एसिडिटी बन जाता है, तो हम क्या उसमें पीते हैं,
तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सिरप पीते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा पेट सही हो जाता है। उसके बाद आपका अमोनिया है, इसका पीएच 11 है। साबुन का पीएच लगभग 12 के लगभग होता है। फिर ब्लीचिंग होता है, इसका 13 होता है। उसके बाद ड्रेन क्लीनर का पीएच 14 होता है। तो जितना हम ज़्यादा पीएच जाएंगे वह ज़्यादा क्षारीय हो जाएगा, और जितना कम पीएच की ओर जाएंगे वह ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा। तो इस सारणी को याद रखिएगा, एक बार फिर से अपने से देख लीजिएगा, और आपको यह अंदाज लग रहा होगा कि कहाँ कहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो उस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन को चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, शक्ति बराबर W/T है, तो आपको बताना है W क्या है। W आपका ऊर्जा है, भार है, वाट है या कार्य है। तो यहाँ पे W आपका कार्य हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा के समय, कार्य करने की दर की हम शक्ति कहते हैं, तो यह कार्य हो जाएगा। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल से याद रखिएगा। कार्य का मात्रक जूल होता है और शक्ति का मात्रक वाट होता है, इसे भी याद रख लीजिएगा। अगला सवाल है आपका, एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या आपको बताना है। ऑप्शन में 156 है, बी 16 है, सी आपका 206 है और डी आपका 296 है। तो याद रखिएगा, एक वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या 206 होती है। बच्चों में यह लगभग 300 के पास होती है, लेकिन जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं कुछ हड्डियाँ क्या होती हैं, फ्यूज हो जाती हैं, यानी कि जुड़कर एक अलग हड्डी बदल जाती है। तो उससे हम लगभग हमारे वयस्क मानव में 206 हड्डियाँ बचती हैं। ये हमने फिगर लगा रखा है हड्डियों की संख्या का, इससे आप देख लीजिएगा कौन कितनी हड्डियाँ हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो नीले लिटमस को लाल कौन करता है, तो लाल कौन करता है, यानी कि जो अम्लीय होगा, तो हम देख लेते हैं। आपका सिरका हो गया, सिरका क्या होता है, अम्लीय होता है, यानी कि सिरका क्या करेगा, यह नीले लिटमस को लाल कर देगा। उसके बाद ऑप्शन बी है चूने का पानी। चूने का पानी आपका क्षारीय होता है, इसका फार्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH। उसके बाद आपका है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, यह भी क्षारीय होता है, इसका फार्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHNaCO3, इसे भी याद रखिएगा। उसके बाद आपका होता है धामन सोडा, जिसे हम यानी कि इसका भी जो pH मान होता है वह क्षारीय होता है, ठीक है। pH मान 7 से ज़्यादा होता है। इसका फार्मूला होता है आपका सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 × 10H2O, इसे भी याद रख लीजिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। सभी फार्मूला को याद रख लीजिएगा। और ये आपका pH स्केल का फिगर है, इसे भी देख लीजिएगा किसका pH मान कितना है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, ब्रेक लगाने के बाद रुकने में 4 सेकंड का समय लगता है। यदि कार का द्रव्यमान आपका 1000 किग्रा है, तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल आपको निकालना है। तो हम सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए का मान निकालेंगे। तो ये निकालते हैं, देखिए 18 किलोमीटर घंटा बराबर होता है 5 मीटर प्रति सेकेंड के, 5 मीटर प्रति सेकेंड के। तो 18 किलोमीटर घंटा, तो 18 × 72 यानी कि 5 × 20। तो इसको हम जब 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे, तो आपका 20 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। अब हमारा फार्मूला है V बराबर U + AT से। तो V यानी कि लास्ट में क्या हो जाएगा, गाड़ी रुक जाएगी, तो अंतिम वेग 0 हो जाएगा। प्रारंभिक वेग 20 मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ पे त्वरण क्या होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि गाड़ी रुक रही है। तो माइनस लेंगे A, और T आपका कितना है, 4 सेकेंड। तो जब हम A निकालेंगे तो इधर आ जाएगा, 4 से भाग चला जाएगा, यानी 4 × 5 = 20। आपका 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, त्वरण निकल जाएगा। तो अब निकालना है आपको बल। तो यह बराबर होता है आपका M × A। यम का मान कितना है आपका 1000 किलोग्राम, और ए का मान कितना है 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आपका मान हो जाएगा 5 × 10³ न्यूटन, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा।
तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है? ऑप्शन ए है सेल बॉडी, बी है आपका तंत्रिका समाप्ति, सी है डेंड्राइड और डी है एक्सिन। तो याद रखिएगा, जो सूचना प्राप्त होती है वह डेंड्राइड से प्राप्त होती है। ये आपका डेंड्राइड से है। यदि आपसे पूछे कि मानव की सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो याद रखिएगा न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? मानव की सबसे लंबी कोशिका है। अगला प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी की खोज के समय निम्न में से किस तत्व समूह की खोज नहीं हुई थी? ऑप्शन ए है आपका हाइड्रोजन, बी है क्षार धातुएं, सी है उत्कृष्ट गैसें और डी है क्षारीय मृदा धातुएं। तो ये आपका मेंडलीव का आवर्त सारणी है। आप इसमें देख रहे हैं कहीं भी जो नोबल गैसें होती है, जिससे आपका हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, कहीं दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है। यानी कि जब मेंडलीव ने अपना आवर्त सारणी बनाया था तो उस समय उत्कृष्ट गैसें नहीं खोजी गई थी। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्कृष्ट गैसें। अब हम इनके सारणी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, मेंडलीव ने आवर्त सारणी जो दिया था वह आपका परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में दिया था। और मेंडलीव के समय में उस समय 63 तत्व ज्ञात थे। इसे भी याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। और हमने क्या बताया कि मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है वह परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था। इसे भी याद रखिएगा। अब हम ऑप्शन पर नजर देख लेते हैं। हैलोजन क्या होता है? हैलोजन उस समूह कहते हैं जो समूह 17 के तत्व आते हैं। समूह 17 में जैसे कि आपका हो गया फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। ये सब क्या करते हैं? ये सब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके रिंग आयन बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम इसे हैलोजन कहते हैं। उसके बाद आपका क्षार धातुएं हैं। तो समूह ए के जो तत्व हैं उसे हम क्षार धातुएं कहते हैं, जिसमें क्या आपका हो गया हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये सब क्या हैं? ये सब क्षार धातुएं हैं। और क्षारीय मृदा धातुएं जो समूह 2 के तत्व हैं उसे हम क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। जैसे आपका हो गया बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। ये सब क्या हैं? ये सब क्षारीय मृदा धातुएं हैं। तो इन सबको भी याद रखिएगा। इन सभी से प्रश्न पूछा जाता है कि क्षार धातुएं कौन है, क्षारीय मृदा धातुएं कौन है। तो इन सभी को याद रखिएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि ऑप्शन ए है ऊन ऊष्मा का कुचालक होता है, या ऊष्मा का सुचालक होता है, या ऊन शरीर के तापमान को बढ़ाता है, या ऊन शरीर के तापमान को घटाता है। तो जो ऊन होता है वह ऊष्मा का कुचालक होता है। इसी वजह से ऊनी कपड़े जाड़े में गर्म रखते हैं। ठीक है, क्योंकि जब ऊष्मा के कुचालक हैं तो हमारे शरीर का तापमान कितना होता है? आपका 98 फ़ारेनहाइट होता है, 98 फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है? जब हमारे शरीर का तापमान होता है। और क्या होता है कि ऊनी कपड़े ऊष्मा के कुचालक होते हैं, इसलिए जो हमारे शरीर का तापमान वातावरण में नहीं जा पाता, इसलिए कपड़े क्या करते हैं? हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूत्र में पानी की मात्रा डैश होती है। ऑप्शन ए है 95%, बी है 68% और सी है 83%, डी है 79%। तो देखिए, यूरिन में जो पानी की मात्रा होती है सबसे ज़्यादा होती है, लगभग 95% के लगभग आसपास होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अलावा यूरिन में बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे आपका हो गया ग्लूकोज हो गया, सोडियम हो गया, उसके बाद बाइकार्बोनेट कुछ पाए जाते हैं, क्लोराइड पाए जाते हैं, फास्फेट पाए जाते हैं, पोटेशियम, यूरिया, ये सब हमारे मानव मूत्र में पाए जाते हैं। इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 2 में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? तो हमने पिछले क्वेश्चन बताया था कि समूह 2 में कौन से हैं। समूह 2 को हम क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, जैसे आपका बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रांशियम हो गया, बेरियम हो गया, रेडियम हो गया। ये सब क्या हैं? समूह 2 में उपस्थित हैं। तो कौन सा उपस्थित नहीं है? देखिए, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, लेकिन सोडियम समूह ए में उपस्थित है, समूह 1 में उपस्थित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन ए। अब देखिएगा कि पीरियोडिक टेबल को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और सभी धातुओं के, अधातुओं के,
गुण धर्मों को भी याद रखिएगा। देखिए सोडियम क्या होता है, यह बहुत ज़्यादा रिएक्टिव तत्व है। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव तत्व हैं। इसे हम खुले में नहीं रखते हैं, ठीक है, नहीं तो आग पकड़ लेंगे, इसलिए हम इसे केरोसिन तेल में रखे जाते हैं। यह क्या आते हैं, नर्म होते हैं, हम इसे चाकू से काट भी सकते हैं सोडियम को, ठीक है। कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम ठंडे पानी के साथ तेज़ी से रिएक्शन करता है। उसके बाद मैग्नीशियम है, यह भाप के साथ तेज़ी से रिएक्शन करता है। तो इस सब पॉइंट को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक ध्वनि तरंग में 3.5 किलोहर्ट्ज़ की आवृत्ति है और इसका तरंग दैर्ध्य 0.1 मीटर है। इसे 700 मीटर की दूरी तय करने में समय आपको निकालना है। पहले हम निकाल लेते हैं चाल, यानी कि v बराबर होता है n इंटू लैम्डा। n क्या है आपका तरंग दैर्ध्य, लैम्डा क्या है तरंग दैर्ध्य और n क्या है आवृत्ति। तो लैम्डा आपका 0.1 हो गया, आवृत्ति आपका 3.5 किलोहर्ट्ज़ को हम हर्ट्ज़ में बदलेंगे तो 10 की पावर 3 आपका हो जाएगा गुणा, यह हो गया 0.35 गुणे 10 की पावर 3 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे क्या, समय। तो समय बराबर होता है दूरी बटा के चाल। तो दूरी आपका हो गया 700 मीटर, चाल आपको निकल गया 0.35 इंटू 10 के पावर 3। यहाँ पे दो अंक पर दशमलव है तो 2 जीरो कट जाएगा, बचेगा 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, उसके बाद 35 गुना के 70 यानी कि 2 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 2 सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्नों को आपको तैयार करके पहले से जाना है, क्योंकि प्रश्न आएंगे, यदि आपने तैयार नहीं किया तो आपका नंबर कटेगा, इसलिए आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, बोमन संपुट मानव शरीर में कहाँ स्थित होता है। ऑप्शन ए है आपका अमाशय में, बी है वृक्क में, सी है यकृत में और डी है फेफड़ों में। तो याद रखिएगा, जो बोमन संपुट होता है वह मानव शरीर के वृक्क में उपस्थित होता है, यानी कि यह नेफ्रॉन का भाग है। यह आपका बोमन संपुट क्या करता है, यह आपका रक्त को छानने का कार्य करता है, इसे याद रखिएगा। यकृत जो है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसे याद रखिएगा, यानी कि सबसे बड़ा अंग है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो पहले हम समझ लेते हैं विद्युत ऋणात्मक क्या होता है। यानी कि कोई भी तत्व जब आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है उसे हम कहते हैं विद्युत ऋणात्मक तत्व। तो ये कौन से तत्व हैं, वह हाइड्रोजन हैं। जैसे ग्रुप 17 के जितने भी तत्व हैं वह क्या हैं, विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं, ठीक है। इसमें आपका फ्लोरीन आ गया, क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, उसके बाद आयोडीन आ गया। तो फ्लोरीन आपका सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है, यानी कि वह आसानी से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बना लेता है। उसके बाद आपका क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया। तो इस ऑप्शन के हिसाब से हम देखते हैं मैग्नीशियम, क्लोरीन, एल्युमिनियम, सल्फर, इन सब में आपका क्या है, क्लोरीन सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। मैग्नीशियम का विद्युत धनात्मक तत्व है, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब विद्युत धनात्मक तत्व हैं। और आपका सल्फर है, यह भी ऋणात्मक तत्व है लेकिन क्लोरीन की अपेक्षा कम है, ठीक है। हम देख लेते हैं, जब भी पीरियोडिक टेबल में किसी भी समूह में ऊपर से यदि नीचे जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या, विद्युत ऋणात्मक गुण क्या होगा, घटते जाएंगे। और नीचे से यदि हम ऊपर जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मक तत्व मतलब गुण क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। यदि हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, तब विद्युत ऋणात्मक गुण क्या होता है, बढ़ता जाता है। यदि हम बाएं से दाएं जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मक गुण क्या होता है, घटता जाता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। आर बराबर होता है 2 इंटू एफ, एफ का मान दिया है 2, 2 इंटू 2 यानी कि 4 हो जाएगा, 4 मीटर। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए एग्जाम में प्रश्न आसान भी देते हैं, तो इस प्रकार से जब प्रश्न आए तो आप तुरंत करके आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने लिख के बताया, लेकिन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं। जैसे ड्यूटेरियम का द्रव्यमान संख्या कितना होता है, तो आपका 2 होता है, ठीक है, D2। बस इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, पोटेशियम की परमाणु त्रिज्या सोडियम से
क्या है, अधिक है कम है। तो हम फिगर के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए आपका यहाँ पे पोटेशियम है और किससे पूछा है, सोडियम से। तो जैसे जैसे आप किसी भी समूह में आप नीचे चले जाएंगे तो क्या होगा, उसकी परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि जब नीचे जाते हैं तो कोषों की संख्या बढ़ती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, तो कोषों की संख्या बढ़ती है। जब कोषों की संख्या बढ़ेगी तो उसकी परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, यानी परमाणु आकार बढ़ेगा। तो यानी कि जो पोटेशियम है सोडियम से बड़ा होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न देख लेते हैं। पोटेशियम की परमाणु त्रिज्या सोडियम से क्या होगा, अधिक होगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, विभवांतर 40 वोल्ट है और 10.5 कूलाम के आवेश को प्रेषित करने के लिए आपको कार्य निकालना है। तो W बराबर होता है भी क्यू। भी आपका है 40, क्यू आपका है 10.5, आप गुणा करेंगे तो आ जाएगा 20 जूल। और यहाँ पे हल करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, सबका मात्रक अलग अलग है। तो 20 जूल ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए धन्यवाद।